हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 किसकी बात करता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बने हुए थे। 13 क्लॉज 2 बात करता है ऐसे लॉज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बनेंगे। तो 13 क्लॉज 1 रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करता है, मींस जो पास्ट से ही अप्लाई हो रहे हैं। एंड 13 क्लॉज 2 बात करता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर कि ऐसे लॉज अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने से पहले हैं या कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के बाद हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे उस एक्सटेंट तक जितना वो हमारे पार्ट थर्ड को क्या कर रहे होंगे, अफेक्ट कर रहे होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। तो सिंपल आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 को यहाँ पे जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि वो लेजिस्लेटिव के वर्क को, कि उसने जो लॉ बनाया है अब अगर वो क्या कर रहा है हमारे पार्ट थर्ड को, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो अभी बनाया तो टू द एक्सटेंट वो टोटली वॉइड हो जाएगा। और 13 क्लॉज 1 में वो देखेंगे कि कितना पार्ट इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सारा टोटल एक्ट जरूरी नहीं है टोटल एक्ट कर रहा हो, वो देखेंगे कितना पार्ट हो रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा के कि जितना पार्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उतना पार्ट वॉइड करके बाकी पार्ट को क्या कर देंगे, वो वैलिड कर देंगे। तो 13 क्लॉज 1 ऐसे लॉज की बात कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के हैं। एंड 13 क्लॉज 2 ऐसे लॉज की बात कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं। 13 क्लॉज 3 बात करता है लॉ की, जो लॉ की डेफिनेशन गिवन है, ऑर्डिनेंस, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेजेस। एंड 13 क्लॉज 4 बात कर रहा है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी हमारे फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट ला सकती है। तो इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले 3 हम डॉक्ट्राइन्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डॉक्ट्राइन आती है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स समझते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है तो उसको ओवरशैडोड कर दिया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो ये कह रहा है अगर कोई भी लॉ हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है तो उसको ओवरशैडोड कर देंगे। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है ये किस पे अप्लाई होता है? 13 क्लॉज 1 पे अप्लाई होता है। मीन्स जो भी हमारे रेट्रोस्पेक्टिव, मीन्स जो पहले से ही लॉ एग्जिस्टिंग में हैं एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, उसको रिपील नहीं कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, एक्लिप्स कर देंगे। मीन्स स्लीप करेगा वो लॉ अगर वो कोई भी इनकंसिस्टेंट है। एंड बिकाजी डाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इस केस में ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था। तो ये जो प्रिंसिपल है ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसका केस भी पूछ लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्लियर कि जो ऐसा कोई लॉ अगर कोई इनकंसिस्टेंट है, ये किस पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉज पे ही, तो वो क्या करेगा, स्लीप करेगा। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो अराइज होता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों पे अप्लाई होता है, चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज हो चाहे वो प्रोस्पेक्टिव लॉज हो। वो देखेगा कि इस एक लिमिट देखेगा कि हाँ अप टू द लिमिट ऑफ इट्स इनकंसिस्टेंसी, कि अगर कोई एक एक्ट है जिसमें 10 सेक्शंस हैं, उसके 4 सेक्शंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं, पर उसके 6 सेक्शंस जो हैं मान लो वो कंसिस्टेंट है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा के हम उसके 4 सेक्शंस को क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, पर बाकी के जो 5-6 सेक्शंस होंगे वैलिड, उसको क्या कर देंगे, वैलिड डिक्लेयर कर देंगे। तो इसमें डॉक्ट्राइन में यही कहा जाता है कि जितनी लिमिट तक वो इनकंसिस्टेंट होंगे तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसी को हुई जो केस आया था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसी केस में यही था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के में एक प्रॉब्लमेटिक इशू हटाया था और बाकी एक्ट को क्या कर दिया था, वैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो इसी में यही मतलब जितना पार्ट गलत आ रहा था, जितना पार्ट जो प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट कर रहा था, उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट केसेस FN बालसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे।
इस केस में यही हुआ था कि इस जो ये बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट है, इसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो क्या कर रहे थे, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे थे। तो क्या करा गया, इसके 8 सेक्शंस को हटा के अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर करके एंड बाकी इसके जो सेक्शंस हैं उनको वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में आपको दोनों केस याद रखने हैं, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड FN बालसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। और जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में जो आपको इंपॉर्टेंट केस याद रखना है, बिकाजी डाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब होता है कि जब आप अपने फंडामेंटल राइट को वेव कर रहे हो, ये जो डॉक्ट्रिन है ये वैलिड नहीं है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है इसका एप्लीकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था बाशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर की केस डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से ही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर सिंपल यही कहता है कि क्या हम अपने फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उसको हम वेव कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि ये पब्लिक पॉलिसी वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए बनाए गए हैं, इसलिए आप इनको वेव नहीं कर सकते। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैन नॉट बी वेव, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का प्रिंसिपल लाके इसको क्लियर आउट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो हम 13 क्लॉज 4 के बारे में पढ़ेंगे। 13 क्लॉज 4 क्या कहता है? 13 क्लॉज 4 जो कहता है वो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाते हैं, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम 13 क्लॉज 4 पढ़ रहे हैं। तो 13 क्लॉज 4 में भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी जो लॉ है, अब जो फंडामेंटल राइट है, क्या वो उसको अमेंड कर सकती है। तो इसके जो केस है सबसे पहले आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस में कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की पावर है, तो उसमें वो कर सकती है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है ये पार्ट 4 में गिवन है। इसमें जो है डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट को जिसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। और अगर इन दोनों में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप क्या है कौन प्रिवेल करेगा? वो DPSPs ही प्रिवेल करेंगे। सेम व्यू ही एक्सेप्ट करी गई थी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके केसेस सिक्वेंस में याद होने चाहिए। तो शंकरी प्रसाद में एंड सज्जन सिंह में दोनों में सेम बात कही। फिर जो थर्ड केस आया फर्स्ट टाइम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अमेंड नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इसी केस की वजह से आया और उसने 31C को क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट कर दिया। देन नेक्स्ट आया केशवानंदा भारती केस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। इस केस को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी केस में एक बैलेंस अप्रोच की बात करी गई थी कि केशवानंदा भारती केस में ही डिक्लेयर करा था कि हम फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट वो नहीं करेंगे जिससे हमारा जो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अफेक्ट हो। तो जहाँ फंडामेंटल राइट्स में बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? अफेक्ट होगा, तो उसको अमेंड नहीं किया जाएगा। तो केशवानंद भारती केस ही था जिसमें एक बैलेंस अप्रोच दी थी कि जो फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs हैं आर द व्हील ऑफ द सेम चैरियट। तो इसलिए ही हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये सुपीरियर है या वो, दोनों को हमें क्या लेके चलना पड़ेगा? ऑन अ बैलेंस अप्रोच लेके चलना होगा। तो आर्टिकल 13 में क्लॉज 1 में हमने बात करी रेट्रोस्पेक्टिव लॉज की, क्लॉज 2 में हमने बात करी प्रोस्पेक्टिव लॉज की, क्लॉज 3 में हमने लॉ की डेफिनेशन की बात करी एंड क्लॉज 4 में हमने बात करी कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है। तो इसके साथ हमने 3 डॉक्ट्रिन्स पढ़े, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। होप सो ये आपको क्लियर होगा। कंप्लीट हो गया आज हमारा ये आर्टिकल 13। ओके, थैंक यू।